वन सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम यहाँ पे थे K2Cr2O7 लाइक इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली एट एसिडिक मीडियम। आई टोल्ड यू दैट क्योंकि क्या होता है बेसिक में ये क्रोमेट बन जाता है। लाइक व्हाट हैपेंस इज डाइक्रोमेट से क्रोमेट बन जाता है बेस में। सो अब क्या होता है यहाँ पे देखो, दिस इज डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस +6 एंड क्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस +6। सो देर इज़ नो डिफरेंस, यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुआ है क्रोमियम का, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है दैट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली एंड ओनली इन एसिडिक सोल्यूशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज KMnO4 का हमें देखते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि KMnO4 का क्या होता है, हम तीनों मीडियम में ही KMnO4 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट्स 3 रिएक्शन। तो देखते हैं क्या होता है। सो KMnO4 क्या होता है, व्हेन इट रिएक्ट्स इन एसिडिक मीडियम, जब H+ होता है देन इट कन्वर्ट्स फ्रॉम KMnO4 टू Mn2+। ओके, KMnO4 से Mn2+ यानी Mn7+ से Mn2+ में रिड्यूस हो जाता है। ओके, इन केस ऑफ न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम क्या होता है, KMnO4 से MnO2 यानी +7 से +4 तक रिड्यूस हो जाता है। ओके, क्लियर, +7 से +4 तक रिड्यूस हो जाता है। एंड इन केस ऑफ स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम और बेसिक मीडियम क्या होता है, +7 से +6 तक रिड्यूस हो जाता है। यानी व्हाट वी सी इज KMnO4 बिहेव्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि KMnO4 सबसे ज़्यादा रिड्यूस एसिड में ही होता है। अब इसे याद कैसे रखेंगे, सो आई हैव दिस न्यूमोनिक्स, इसमें क्या है BAN बान एंड उसके साथ यहाँ पे है 153। ओके, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है B, सो यहाँ पे सबसे पहले आता है B। ओके, एंड यहाँ पे सबसे पहले आता है 1, यानी बेसिक मीडियम में द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMnO4 इज गोइंग टू बी ओनली 1। सो इससे याद रखा जाएगा कि KMnO4 +7 से +6 में जाएगा, Mn +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट में क्या होता है, वी हैव एसिडिक मीडियम A फॉर एसिड। A के साथ यहाँ पे सेकेंड में देखो क्या आ रहा है, सेकेंड में वी हैव 5, यानी एसिडिक मीडियम में Mn विल गो फ्रॉम +7 टू +2, यानी ये जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5। देखो ध्यान से, दिस इज 7 एंड दिस इज +2, सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट वाला है दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम में क्या होने वाला है, जो डिफरेंस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 3। ओके, सो देखो यहाँ पे इट इज +7, यहाँ पे इट इज +4, द डिफरेंस इज 3। आई होप इट इज क्लियर, इतना तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज हमें एन फैक्टर निकालना है। अब एज आई टोल्ड यू एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर रिडॉक्स के केस में क्या होता है, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटोमिसिटी इन द मतलब एटोमिसिटी क्या होता है यहाँ पे वो है, ठीक है। तो KMnO4 में यहाँ का एटोमिसिटी इज 1, सो इट इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 1। सो इट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, पहले वाले केस में इन एसिडिक मीडियम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5 एंड यहाँ पे Mn का एटोमिसिटी इज 1, सो इट इज गोइंग टू बी 5, ठीक है। तो एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज नथिंग बट 5। ओके, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो ये वाला जो है दिस इज ओनली एन फैक्टर। नाउ इफ आई लुक फॉर एल्कलाइन मीडियम, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है 3 एंड यहाँ पे Mn का एटोमिसिटी कितना है 1, सो यहाँ पे क्या होने वाला है हमारा एन फैक्टर, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 3। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब लास्ट वाला दैट इज इन बेसिक मीडियम और इन एल्कलाइन मीडियम होता क्या है, हमारा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 1 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट विद 1 बिकॉज यहाँ पे Mn भी 1 है। ओके, सो दस बेसिक मीडियम में KMnO4 का इन फैक्टर क्या है, इट इज गोइंग टू बी 1। ओके, आई होप इतना तक फिर से क्लियर है। सो अब व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट अगर हमने K2Cr2O7 लिया एंड इफ यू कीप दैट इन एसिडिक मीडियम, सो एज आई टोल्ड यू K2Cr2O7 क्या है, इट बिहेव्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। तो K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6+, सो इट गेट्स कन्वर्ट टू Cr3+। ओके, खुद रिड्यूस हो जाता है और को ऑक्सीडाइज करता है। आई होप इतना तक एकदम क्लियर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू दिस एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सारा ना, अगर सोच लो मेरे पास एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल फॉर एग्जाम्पल आई हैव सोडियम,
ये सोडियम अगर किसी के साथ कोई भी कंपाउंड के साथ रहेगा देन ऑब्वियसली Na विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड द कंपाउंड विल बी आयनिक. लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl. अब तुम NaCl के साथ चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लो, दिस इज नेवर गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि Na का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही है +1. मैं उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज उसे करवा ही नहीं सकती हूँ. ठीक है, मैं चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दूँ, एल्कली मेटल Na प्लस, एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक Mg2+, ये सबको ना आप कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करवा सकते हो. सो एल्कली मेटल, एल्कलाइन मेटल एंड टॉकिंग अबाउट ऑल दिस Al3+, NO3-. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, Al इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, P इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. जो कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर, और 10 KMnO4 और K2Cr2O7 देने से यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके फाइन. लेट्स लुक एट इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स एंड इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स. अब इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कोई भी रिएक्शन होता है देन दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. Okay, I hope clear है. When the reaction takes place within two different molecules, it is known as redox reaction. तो यहाँ पे क्या होता है, A और B, सोच लो ऐसा हो रहा है कि A और B दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है. तो ये ना जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है. ओके, दस इट इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन. लेट अस लुक एन एग्जांपल. आई हैव N2 plus H2 which gives us NH3. सो यहाँ पे क्या होता है, देखो N 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, यानी इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. ऑन कॉन्ट्ररी H 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, यानी इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, N और हाइड्रोजन दोनों ही अलग अलग मॉलिक्यूल है. सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में, मार्क माय वर्ड्स, एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है. एक ही साथ एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव NH3. ओके, व्हाट आई हैव इज NH3. तो NH3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू N2. ओके, अब NH3 में N का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू N2, बट H3 यहाँ पे क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. सो H का रिडक्शन हो रहा है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2. सो यहाँ पे जो कि एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, दिस इज नथिंग बट इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, सो नाउ वी विल बी लुकिंग फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें क्या पता था कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल, दो अलग अलग रिएक्टेंट, दो या दो से ज़्यादा आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है. यहाँ पे देखना, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो बनता है, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए, दैट इज़ एट लीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. एलिमेंटल स्टेट यानी लाइक इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन इन O2 इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, ऐसे. ओके, सो एटलीस्ट वन रिएक्टेंट मस्ट बी इन इट्स एलिमेंटल स्टेट, तभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल. ओके, बस यही है क्राइटेरिया. आपको देखना पड़ेगा कि जो स्पीशीज़ इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, वो जो हो रहा है उसका जो रिएक्टेंट में वो किस फॉर्म में है, वो एलिमेंटल फॉर्म में है. दैट्स इट. डिकम्पोजिशन इज जस्ट द ऑपोजिट. डिकम्पोजिशन में क्या होगा, लाइक यहाँ पे देखो, CO2 इज गेटिंग डिकम्पोज्ड टू कार्बन एंड ऑक्सीजन. डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, वो टूट के दो या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट बन जाता है. ओके, सो यहाँ पे क्या है, इसका क्राइटेरिया ये है कि प्रोडक्ट में आपके पास जो स्पीशीज़ होगा उनमें से एटलीस्ट एक स्पीशीज़ अपना एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए. ओके, दैट इज डिकम्पोजिशन. नाउ लेट अस लुक इनटू दिस क्वेश्चन. सो मेरे पास ना एक रिएक्शन है, आई हैव P4 + NaOH विच गिव्स अस NaH2PO2 + PH3. ठीक है, यहाँ पे मुझे बताना है कि ये किस तरीके का रिएक्शन शो करता है. सो आई कैन ईजीली से दैट इट इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर. क्यों, देखो, क्योंकि यहाँ पे ओनली दिस P phosphorus is in 0 oxidation state. It is once getting oxidized to P+1 and
द नेक्स्ट टाइम इट इज़ गेटिंग रिड्यूस टू P3 माइनस. ओके, ये इंट्रामोलिकुलर है, मतलब क्योंकि एक ही स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. ओके, नेक्स्ट इज ये कॉम्बिनेशन भी है. देखो क्यों, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दैट स्पीशीज़ इन द रिएक्टेंट इज इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. ठीक है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी है. रिडॉक्स क्यों है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है. ओके फाइन. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. नाउ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस डिसप्रोपोर्शनेशन, सो इट इज़ क्वाइट सेम. तो आप वहाँ से देख लेना. ओके, मतलब एक ही स्पीशीज़ होता है, उसमें एक एटम दैट उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज़ इन द मिडल ऑफ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वो एक बार ऑक्सीडाइज होता है और एक बार रिड्यूस होता है साइमल्टेनियसली. ओके, आई हैव गिवन अनदर एग्जाम्पल ऑफ KClO3. जस्ट गो थ्रू दिस. ओके, उसके बाद आई हैव कॉन्प्रोपोर्शनेशन. कॉन्प्रोपोर्शनेशन क्या है, इट इज़ नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन. ओके, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन. ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट कॉन्प्रोपोर्शनेशन. मतलब क्या होता है, आप बस इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो. यानी व्हाट यू डू इज यू हैव O2 प्लस H2O, यानी यू हैव ऑक्सीजन इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, बट ये एक साथ रिएक्ट करके क्या आ जाता है, an intermediate oxidation state containing compound comes, that is H2O2. So this is nothing but conproportionation. It is just the opposite of disproportionation. ठीक है, now we will learn how to balance a redox reaction. So as you know, दो methods होते हैं, एक ion electron, एक oxidation number method. I personally find oxidation number method easier, but I have given the note of ion electron method. एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा. मैं oxidation number method यहाँ पे समझाने वाली हूँ. You are free to read about ion electron method. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है, प्लीज़ डू कमेंट. मैं I'll try to come up with a video explaining ion electron method then. ठीक है, so basically what I will do is I'll talk about oxidation number method. ठीक है, so यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है, एक जो ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ पे, और एक जहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, so let us do it simultaneously with an example. So I have this HNO3 plus SO2, it gives us NO2 plus H2SO4. तो सबसे पहले देखना है ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है. So just see HNO3 is getting converted to NO2. So यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 एंड यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इट इज़ नथिंग बट +4. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन. ओके, कितना अमाउंट में रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिड्यूस्ड बाय -1 और रादर 1. ठीक है, सो द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1. अब देखना, इफ आई टॉक अबाउट SO2 विच इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2SO4, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 और कन्वर्ट किस में हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू +6. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन पार्ट. और कितना ऑक्सीडाइज हुआ है, 2. ठीक है, सो 2 ऑक्सीडेशन हुआ है. नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि जितना अमाउंट में रिडक्शन हुआ है उतना ही अमाउंट में ऑक्सीडेशन हो. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप है. पहला स्टेप है ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन के केस में क्या करना है, आपके पास जो HNO3 है आप सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब सिंपली आप देख लो कि आपका जो रिडक्शन है और जो ऑक्सीडेशन है उसका जो मतलब डिफरेंस है, यू हैव टू मेक दैट इक्वल. सो यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे 2 आया है. हाउ टू मेक इट इक्वल, सिंपली यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो. ओके, दैट्स इट. तो सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. उसके बाद ये करने के बाद जस्ट राइट इट, जो कि आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट साइड में इट इज गोइंग टू कम आउट एज दिस. लेकिन अब देखो, आप डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वल करने के चक्कर में आपने यहाँ पे जो ये 2 को मल्टीप्लाई किया है, इसकी वजह से द रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड नाउ. तो सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप सिंपली 2 डाल देते हो तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड. ओके, अच्छा, अगर हमें बैलेंस करना पड़ता हो, अगर ऐसा है कि सारे एटम्स के बैलेंस हो जाने के बाद भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से. और अगर हमारा मीडियम एसिडिक है देन वी बैलेंस
हाइड्रोजन बाई H+, और अगर हमारा मीडियम बेसिक है तो हम हाइड्रोजन को H+ और OH- दोनों से ही बैलेंस करते हैं, H2O और OH- दोनों से बैलेंस करते हैं, सॉरी नॉट H+। अगर हमारा मीडियम बेसिक हो तो हम हाइड्रोजन को H2O और OH- दोनों से ही बैलेंस करते हैं। ओके, सो आई विल शो यू एन एग्जाम्पल। उससे पहले ना हम सेकेंड वाला एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आई हैव K2Cr2O7, आई हैव ऑक्सैलेट आयन। तो यहाँ पे ना आप बाकी सारे आइटम्स को सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है दैट K2Cr2O7 इज गेटिंग कन्वर्टेड टू दिस इज द, ये वाला जो पार्ट है, द पार्ट विच आई एम मार्किंग इन ग्रीन सर्कल, दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन पार्ट, एंड द पार्ट विच आई विल बी मार्किंग विद रेड सर्कल, दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन पार्ट। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं है तो आप उसे काट सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारा फोकस क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो रिडक्शन पार्ट है उसमें जो रिडक्शन हुआ है वो उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे Cr गोज फ्रॉम +6 टू +3, सो यानी 3 अमाउंट से ऑक्सीडेशन नंबर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन गोज फ्रॉम +3 टू +4। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली 1 नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेटस रिड्यूस्ड। तो आपको इक्वल करने से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए इस वाले रिएक्शन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके फाइन। तो अब क्या होता है, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा आता है, एंड लेटर ऑन आप क्या करते हो, उसके बाद आप सारे जो एटम्स है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आप उसको बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, बैलेंस करने के बाद आप सिंपल बैलेंस टेक्निक से देखो, दिस इज एसिड, सो दिस इज एक्चुअली रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। सो उसके बाद आप सिंपल बैलेंस टेक्निक से आप इस पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। ठीक है, ट्राई दिस। अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसके बैलेंसिंग में देन डू लेट मी नो। ओके, आई विल टेल यू। अब क्या होता है, अब हम ये वाला देखते हैं। दिस इज नथिंग बट थायोसल्फेट। Thiosulfate is getting converted to Na2S4O6, यानी it is getting oxidized, and I2 is behaving as a reducing agent. So यहाँ पे देखना है कि होता क्या है। So as you know, Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 and Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन इज +2.5. ओके, सो यहाँ पे दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग बट 0.5. ओके, एंड यहाँ पे I2 से I- गया है, सो इट इज 1. तो हमें क्या करना है टू मेक द चेंज इक्वल, हमें सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद दिस। ओके, ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स इट। सो अगर हम यहाँ पे थायोसल्फेट के रीजन में 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे इंटू 2 यानी 2 Na2S2O3 प्लस I2 विल गिव अस Na2S4O6 प्लस 2 NaI, दैट्स इट। ओके, ओके, सो हेयर वी हैव अनदर इक्वेशन, लेट अस बैलेंस दिस। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव यूज्ड बेसिक मीडियम। ठीक है, यानी बेसिक मीडियम में ये रिडॉक्स रिएक्शन को करवाना है। तो देख लेते क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, आर्सेनिक इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम +3 टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2. NO3 nitric acid, it is not nitric acid actually, NO3 minus, it is getting converted to +5 से +2 तक। सो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेटस 1। तो आप क्या करोगे, ये 2 है ये 1 है, तो आप सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, यहाँ पे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, टू मेक द चेंज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वल। ओके, अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, what you have is, and remember only reactant side is multiplied. 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे नहीं। ओके, सो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऐसा आ गया, ASO3 माइनस प्लस 2 NO3 माइनस। अब क्या होता है, नाउ टू बैलेंस द इक्वेशन व्हाट यू नीड टू डू इज NO2 के सामने आपको 2 लगाना है टू बैलेंस, राइट, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी आपको 2 चाहिए होगा। ठीक है, हो गया इतना। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है या नहीं, क्योंकि देखो बाकी सारे आइटम्स तो बैलेंस हो गए। नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, आर्सेनिक इज बैलेंस्ड, बट लेट अस सी ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड और नॉट। तो क्या होता है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे वी हैव 6, सो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 9। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 + 4 इज 8,
सो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन यहाँ पे कम है, बैलेंस करने के लिए हम लोग एक वाटर को ऐड कर देते हैं. सो सी नाउ यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, सो ऑक्सीजन इज दस बैलेंस्ड. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया हाइड्रोजन को लेके, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया. अब 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, अगर ये एसिडिक मीडियम होता ना तो आप यहाँ पे सिंपली 2H+ लिख देते और हाइड्रोजन वुड गेट बैलेंस्ड. लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट एसिडिक मीडियम, दिस इज बेसिक मीडियम. तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे एज यू हैव रिटन हियर H2O, यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2OH- लिख दोगे. सिंपल, 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन डाल दो यहाँ पे. अब क्या करोगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है. 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है, कैसे हटाओगे, आप रिएक्टेंट साइड में 2H2O डाल दो. ठीक है. सो देखो यहाँ पे जो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया था वो यहाँ पे बैलेंस हो गया, वी हैव 2 ऑक्सीजन. एंड यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आए थे वो बैलेंस हो गया, वी हैव 4 हाइड्रोजन ओवर हियर. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट के जो 2 एग्जाम्पल्स है रिडॉक्स की बैलेंसिंग का, आई हैव डन इट इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओनली. यू कैन प्रोसीड विद दोज 2 ऑल्सो. ये आप घर में ट्राई करना. इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, डू लेट मी नो. ओके. Okay, so now what we are going to study about is equivalent mass. अब इक्विवेलेंट मास के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है पहले भी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल अबाउट इट. इक्विवेलेंट मास मतलब बस इतना होता है कि एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो मास है. ओके, दैट्स इट. ये सारे फार्मूला के बारे में मैंने डिस्कस किया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट. ओके, सो NEQ यहाँ पे NEQ इज़ नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. NEQ यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट. तो आपको पता होगा नॉर्मलिटी इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम. तो अगर आप नॉर्मलिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो देन व्हाट यू गेट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. एंड नाउ यू नो दिस फॉर्मूला वेरी वेल. मैंने तो बताया है कि एक ही रिएक्शन में क्या होता है, जितने भी सारे रिएक्टेंट आपके पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, बिसाइड द फैक्टर कि कितना सारा मोल यूज़ हुआ है, इट विल ऑलवेज बी रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट. ठीक है. सो इफ़ आई हैव दिस लाइक N2 प्लस H2 एंड रिएक्टिंग टू गिव NH3, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा. सो यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2. आपका 3 मोल हो चाहे 4 मोल हो, जितना भी जो भी हो मोल का काउंट, इट विल ऑलवेज बी 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिएक्टिंग विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ अदर. ओके, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस विल बी रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द अदर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. ठीक है. सो उससे मैं क्या बता सकती हूँ, जो कि इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज रिएक्टिंग विद इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इसका जो नॉर्मलिटी होगा उसके साथ मैं वॉल्यूम को, इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू इसका नॉर्मलिटी इंटू इसका वॉल्यूम. ओके, सो रिमेंबर दिस. ये टाइट्रेशन का भी फॉर्मूला है. नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू लुक फॉर एन फैक्टर. बाकी सारे स्पीशीज़ में हमने एन फैक्टर देखा है इन द केस ऑफ एसिड बेस, एंड वी हैव सीन एन फैक्टर इन द केस ऑफ रिडॉक्स. राइट, रिडॉक्स में कैसे देखेंगे एन फैक्टर, एंड इन केस ऑफ एसिड एंड बेसिस कैसे देखेंगे. लेकिन अब देखते हैं कुछ और चीज़ें. लाइक इफ़ आई हैव एन एटम गिवन, अगर मेरे पास ऐसा दिया हो कि आई हैव Mg और आई हैव Na, ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई भी एटम दिया हो, तो उस केस में क्या होगा, एन फैक्टर विल बी नथिंग बट इट विल बी इक्वल्स टू द वैलेंसी. ओके, क्लियर. सो लाइक हमारे पास Na दिया हुआ है, ठीक है, सोडियम है, तो सोडियम का एन फैक्टर विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 1. एल्यूमिनियम का एन फैक्टर क्या होगा, 3. दैट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, नेक्स्ट अगर आयन दिया हुआ हो तो आयन होने से क्या होगा, एन फैक्टर विल बी नथिंग बट चार्ज का मैग्नीट्यूड. सो सपोज मेरे पास PO4 3- आयन गिवन है, तो इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज़ 3 बिकॉज आई हैव यूज 3-. सो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा जो एन फैक्टर होगा दैट इज नथिंग बट 3. ओके, लाइक इन केस ऑफ एसिड में क्या होता है, एसिड में आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन, उसको क्या बोलते हैं, बेसिसिटी. सो बेसिसिटी में कंफ्यूज मत हो जाना. एसिड इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन एंड बेस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन. दैट्स इट. सॉल्ट्स में क्या होता है, दिस इज इंटरेस्टिंग. सॉल्ट्स में क्या होता है, सॉल्ट्स में एन फैक्टर इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑन कैटायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन. लेट मी गिव एन एग्जाम्पल. लाइक सपोज आई हैव Na2SO4. अब इसको तोड़ने से क्या होगा, 2Na प्लस SO4 2-. दिस इज द थिंग. अब आपको देखना पड़ेगा टोटल चार्ज क्या है. ठीक है, आपको क्या देखना पड़ेगा, टोटल चार्ज क्या है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ना इसमें टोटल चार्ज देखो, यू हैव 2Na+, यानी यू हैव टोटल कैटायनिक चार्ज एज 2 एंड टोटल एनायनिक चार्ज इज ऑल्सो एज 2. आई होप इतना तक मैं समझा पाई हूँ.
ओके, टोटल कैटायनिक चार्ज एंड टोटल एनायनिक चार्ज बोथ आर 2. सो यानी सॉल्ट का क्या होने वाला है, सॉल्ट का Na2SO4 के केस में इसका जो n फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी 2. ओके, डन. नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आई हैव दिस सॉल्ट Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, अगर आप इसे तोड़ोगे तो क्या होगा आपके पास, यू विल हैव नथिंग बट 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस. अगर आप टोटल कैटायनिक चार्ज देखते हो देन इट इज +6. अगर आप टोटल एनायनिक चार्ज देखते हो देन इट इज -6. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n फैक्टर विल बी नथिंग बट 6. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नाउ सपोज वी हैव अ डबल सॉल्ट. मेरे पास एक डबल सॉल्ट दिया हुआ है, दिस इज एलम. ओके, ये एलम का फॉर्मूला है, आई हैव अ डबल सॉल्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे हम मुझे बताना है इसका n फैक्टर क्या है. तो यहाँ पे जो कि 2 सॉल्ट है, मैं n फैक्टर ऑफ K2SO4 प्लस n फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसको एक साथ ऐड कर दूंगी, जो कि ये 2 सॉल्ट है, 2 सॉल्ट से बना है. सो दोनों सॉल्ट का n फैक्टर को मैं ऐड कर दूंगी एंड दैट विल बी द n फैक्टर ऑफ दिस कंप्लीट डबल सॉल्ट. ओके, सो यहाँ पे देखो n फैक्टर ऑफ K2SO4 क्या होने वाला है, इसका टोटल चार्ज होने वाला है 2 प्लस, बिकॉज K2SO4 को अगर आप तोड़ते हो देन टोटल कैटायनिक चार्ज इज गोइंग टू बी 2 एंड टोटल एनायनिक चार्ज इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2. तो इसका K2SO4 का n फैक्टर होता है 2. ठीक है, ना टॉकिंग अबाउट दिस एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका n फैक्टर क्या होगा 6. ये मैंने पिछले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया है. सो इसका n फैक्टर जो कि 6 होगा, दैट इज द रीजन टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है, या टोटल एनीथिंग, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज कितना होगा 8. सो यानी इस डबल सॉल्ट का जो n फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी 8. ओके, फाइन. अब ये मैंने बताया है मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, A मोल ऑफ A इज रिएक्टिंग विद B मोल ऑफ B, ओके, टू गिव C मोल ऑफ C एंड D मोल ऑफ D. लेकिन लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट क्या बोलता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज रिएक्टिंग विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D. यहाँ पे सब कुछ 1 ग्राम इक्विवेलेंट के फंडे में चलते हैं. ठीक है, सब कुछ, हर एक चीज़ का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम. ओके, मार्क माई वर्ड्स. ओके, हर एक चीज़ का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी सेम, लेकिन मोल्स ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो मोलैरिटी और ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मोल्स और इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट. ओके, नेक्स्ट इट्स टाइट्रेशन. टाइट्रेशन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बोथ टाइटर एंड टाइट्रेंट विल बी इक्वल. आप 2 चीज़ों जिसमें टाइट्रेशन करवा रहे हो दोनों का ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल होगा इक्विवेलेंस पॉइंट में. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. लेट अस लुक एट दिस प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड ना काफ़ी अच्छे सम्स आते हैं. आप बस देख लो कि इसका थ्योरी क्या है. जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस. ओके, सो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक रिएक्शन है. अब सोच लो, यू हैव, लेट अस कंसिडर वेरी सिंपल रिएक्शन, NaOH प्लस HCl, इट इज गिविंग यू NaCl प्लस H2. तो यहाँ पे देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम बिफोर रिएक्शन. तो जितने सारे मोल्स होंगे आपके एक एटम का रिएक्शन से पहले, उतने ही सारे मोल्स होंगे आपके वो एटम का रिएक्शन के बाद. लाइक अगर मैं एक एटम को पकड़ लूँ, लाइक लेट अस कंसिडर सोडियम, तो सोडियम का जितने सारे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के पहले होगा, दैट इज यहाँ पे 1 है. प्रॉपर रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट में भी सोडियम का नंबर ऑफ मोल उतना ही होगा. ठीक है, दिस इज दैट प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, दैट्स इट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एक और चीज़ देख लेते हैं. लाइक मैंने क्या बताया, इन केस ऑफ एसिड बेस रिएक्शन और इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. यानी व्हाट आई मीन टू से इज, यहाँ पे आपका सेम ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करने वाला है. लाइक आई हैव रिटन x इक्विवेलेंट ऑफ A इज गोइंग टू रिएक्ट विद x इक्विवेलेंट ऑफ B इज गोइंग टू गिव यू x इक्विवेलेंट ऑफ C एंड x इक्विवेलेंट ऑफ D. तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे देख लो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकती हूँ, n इंटू वी इक्वल्स टू n इंटू वी, और n1 इंटू V1 इक्वल्स टू n2 इंटू V2. ओके, मैंने डिस्कस किया है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट एंड आई कैन राइट इट दिस वे. ठीक है, अब
आई कैन राइट नॉर्मेलिटी एज मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, आई हैव डिस्कस दिस अर्लियर. सो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, m इंटू एन एफ इंटू वी ऑफ दिस एंड m इंटू एन एफ इंटू वी ऑफ दिस. दिस बोथ विल बी इक्वल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है दिस इज नथिंग बट यूडोमेट्री. ओके, सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ नथिंग बट यूडोमेट्री. अब यूडोमेट्री देखेंगे क्या है. यूडोमेट्री होने के लिए ना हमारा जो रिएक्शन है उसमें एटलीस्ट कम से कम एक गैस तो होना चाहिए. ठीक है. अब गैस है मतलब वी विल कंसिडर इट टू बी आइडियल. आइडियल से कैलकुलेशन ईजी होता है. अब आइडियल गैस इक्वेशन भी आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट पी वी इक्वल्स टू एनआरटी. अब सोच लो कि तुमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को ही कांस्टेंट रखा है. क्या किया है तुमने, यू हैव केप्ट द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट. सो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, in that case volume will be directly proportional to number of moles. I hope I am clear. number of moles के साथ volume is going to be directly proportional. thus अगर सोच लो मेरे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है where I have A in gaseous state is reacting with B in gaseous state to give you C in gaseous state, I can write it कि एक 1 mole of A is reacting with 2 moles of B to give me 1 mole of C. and if I say कि मैंने इसे constant temperature and constant pressure में करवाया है, मैंने इसे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर में करवाया है, तो जो कि ये सब गैस है एंड कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स. सो आई कैन से 1 ml ऑफ A इज रिएक्टिंग विद 2 ml ऑफ B टू गिव 1 ml ऑफ C. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है. जो कि ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है. आई कैन से दिस कि 1 ml ऑफ A इज रिएक्टिंग विद 2 ml ऑफ B टू गिव मी 1 ml ऑफ C. ओके, क्लियर है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडोमेट्री. और ज़्यादा क्लियर होगा व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स ऑन दिस. ओके, सो नेक्स्ट इज रूम टेम्परेचर. ये चीज़ याद रखना है, रूम टेम्परेचर में H2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन लिक्विड स्टेट. एक और चीज़ जो याद रखना है दैट इज एयर. सपोज हमको एयर दे दिया गया है एंड एयर का वॉल्यूम निकालने के लिए बताया गया है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि एयर ना इज कॉम्पोज्ड ऑफ 2 थिंग्स. एयर इज नॉट ओनली ऑक्सीजन. एयर में दोनों चीज़ें बराबर होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. बस फ़र्क इतना होता है दैट नाइट्रोजन इज इनर्ट. नाइट्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है बट ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव. ओके, इतना क्लियर हो गया है. तो आगे देखते हैं. आगे क्या है, हमें ना कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना पड़ेगा. लाइक एक्वस KOH. एक्वस KOH का एफिनिटी किसके साथ होता है, CO2 के साथ. एक्वस KOH CO2 को अब्जॉर्ब करता है. रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट इज पैरागैलोल. पायरागैलोल क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है O2 को. रिमेंबर दिस अगेन. एंड टर्पेंटाइल ऑयल इट एब्जॉर्ब्स O3, ओजोन को एब्जॉर्ब करता है. ओके, सो ये 3 चीज़ है. ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देते हैं. ठीक है, एक्चुअली दिस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस या JEE एडवांस में आया था. ये मोस्ट प्रोबेबली JEE एडवांस में यहाँ से पूछा गया था. ठीक है, मतलब दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. नाउ एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जैम इट इज़ मच एक्सपेक्टेड कि आपको JEE मेंस और JEE एडवांस का भी सिलेबस अच्छे से पता होगा केमिस्ट्री का. ओके, सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन इट ओवर हियर. ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आई हैव ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ R, सारे अलग अलग यूनिट्स में. ठीक है, ये देख लेना. उसके बाद आता है एटोमिसिटी. नाउ आई विल डिस्कसिंग अबाउट एटोमिसिटी. नाउ व्हाट इज एटोमिसिटी. एटोमिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. लाइक सोच लो मेरे पास NO2 है. ओके, एंड आई हैव टू फाइंड द एटोमिसिटी ऑफ दिस. एटोमिसिटी क्या होगा, N का नंबर ऑफ एटम्स 1 है, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स 2 है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 3 है. सो दिस इज द एटोमिसिटी ऑफ दिस. ओके, नाउ इफ आई से NO2 में ऑक्सीजन का एटोमिसिटी क्या होगा, ऑक्सीजन कितना है NO2 में 2, सो ऑक्सीजन का एटोमिसिटी विल बी 2. एज सिंपल एज दैट. ओके, ये कन्वर्शन याद रखना 1 AMU. अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ देन व्हाट आई डू इज आई सिंपली डिवाइड इट विद द एवोगैड्रो नंबर. ओके, डन. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आइडियल गैस इक्वेशन. सो ये आइडियल गैस इक्वेशन से आई कैन से कि डेंसिटी इक्वल्स टू प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय RT. ठीक है, ये कैसे आएगा, PV इक्वल्स टू nRT. अब n के प्लेस में आई कैन राइट W/m where W इज द वेट एंड m इज द मोलर मास RT. ठीक है, अब क्या हो सकता है, आई कैन राइट PM इक्वल्स टू W/V RT. ना W/V यानी मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी. सो मैं यहाँ पे डेंसिटी लिख दूँ D. ओके, अगर मैं यहाँ पे D लिख दूँ देन आई कैन ईजिली राइट D इक्वल्स टू PM/RT. ओके, आई होप इतना क्लियर है.
नेक्स्ट ना हम जो यहाँ पे देखने वाले हैं, इट इज़ नथिंग बट यहाँ पे देखो ऊपर कुछ यूनिट कन्वर्जन्स दिए गए हैं प्रेशर का, देख लेना एक बार. एंड हियर व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज़ इन 1 STP हम लोग जो लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहाँ पे ना हम 1 बार को एज अ स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं एंड वी टेक 273.15 केल्विन एज स्टैंडर्ड टेम्परेचर. सो ऑलवेज रिमेंबर 1 ATM ना पहले वाले सिस्टम में लिया जाता था. इन द लेटेस्ट सिस्टम व्हाट वी टेक इन द न्यू कन्वेंशन व्हाट वी टेक इज़ 1 बार. ठीक है. एंड वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का, इट इज़ नथिंग बट 22.7. वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 22.7. ओके. अब आगे देखते हैं. एवरेज मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालने दिया जाए तो आप क्या करोगे. सपोज ऐसा बोला गया है कि ए कंपाउंड का कुछ एवरेज मास है एंड दैट इज सपोज लेट अस सपोज इट इज़ 25 इज दैट एवरेज. ओके. और उसी ए कंपाउंड कोई और जगह पे या इट्स आइसोटोप उसका जो एवरेज मास है दैट इज़ नथिंग बट 21. तो जब आपको टोटल एवरेज मास निकालने दिया जाएगा ना, यू कैन नॉट जस्ट ऐड इट. ऐड करने से गलत हो जाएगा. तो आप क्या करोगे, आप पहले टोटल मास निकालोगे फिर टोटल मोल्स निकालोगे. ठीक है. उसके बाद डिवाइड कर दोगे एंड दस यू विल गेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास. सो यानी Na इंटू MMA. MM क्या है यहाँ पे, मोलर मास. सो आप नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई करोगे. तो ये सपोज यहाँ पे A है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A को आप मल्टीप्लाई करोगे. आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू विल गेट इज टोटल मास ऑफ A. सिमिलरली यू विल डू दैट द सेम थिंग फॉर B. ऐसे जितने भी सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे आप उसके लिए सेम करोगे. डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, जितने सारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उसके साथ डिवाइड कर दोगे, जो आ जाएगा दैट इज एवरेज मॉलिक्यूलर मास. ओके. नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास का एवरेज देखते हैं. सो सपोज ये हम लोग ने बचपन में भी सीखा था. सपोज आई हैव 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, वन इज Cl35 अदर इज Cl37. अब क्या देखना है, इसका एबंडेंस क्या है. ठीक है. ये नेचर में किस हद तक पाया जाता है, इसका एबंडेंस क्या है. सो Cl35 ये ना परसेंटेज 75% में मिलता है. ठीक है. एंड Cl37 इट इज़ फाउंड इन 25%. अब कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास, 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37 डिवाइडेड बाय 100. ये कर देंगे, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा. तो याद रखना एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए ना हम लोग को आइसोटोप तो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका एबंडेंस भी पता होना चाहिए. ठीक है. सो ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास निकल गया एंड दैट इज 35.5 ग्राम. ठीक है. नेक्स्ट लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला. अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, लाइक आई हैव दिस पेरोक्साइड H2O2. अब H2O2 ना ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है पेरोक्साइड का. लेकिन अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका HO. यानी अगर आप HO के साथ यहाँ पे 2 ऐसे लिख दो देन यू कम टू द फार्मूला H2O2. ओके. सो ये जो N है ना ये 2 बन जाता है N यहाँ पे, और दिस इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ फार्मूला. सो H2O2 को आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, दैट इज HO एंड यहाँ पे 2. ठीक है. सो ये जो HO है द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज नथिंग बट द एम्पेरिकल फार्मूला. डू नॉट कन्फ्यूज एम्पेरिकल फार्मूला विद मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O2 ही है, लेकिन अगर आप इसके सारे एटोमिसिटी का रेशियो लेते हो तो यहाँ पे आ जाता है HO. ओके. अब देखो सपोज तुम्हें HO दिया गया है एंड यू नीड टू से मी द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये करने के लिए आपको ये N का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट. तो आप कैसे निकालोगे, ये N क्या होता है, N इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास. सो सपोज आई हैव H2O2 एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड यहाँ पे HO एज द एम्पेरिकल फार्मूला. तो यहाँ पे N का वैल्यू ऑब्वियसली 2 होगा. सो आप एक चीज़ देखना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ HO विल गिव यू 2. ठीक है. तो N हम कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास. ठीक है. और रैदर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला. कैसे, लाइक दिस इज H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है. सो आई कैन राइट इट दिस वे HO2. ओके. और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, HO. यहाँ पे दिस इज N. सो ये N जो है ना, ये N जो है दिस इज नथिंग बट 2. हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन. सो पार्ट्स पर मिलियन इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन मेजरमेंट. ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ स्ट्रेंथ मेजरमेंट. ठीक है. सो जैसे हमने परसेंटेज मास निकाला था, हाउ डिड वी डू दैट, हमने दिया था वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके. तो हमें क्या मिल गया था, परसेंटेज मास. अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन चाहिए ना तो हम 100 की प्लेस में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट.
बस इतना ही करना है। और अगर हमें सोच लो ऐसे एयर में कुछ कंपोनेंट है, तो उसका मुझे निकालना है कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ दैट सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ दैट कंपोनेंट इन एयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू 10⁶। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर में हम वॉल्यूम ऑफ N2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 दोनों को कंसिडर करेंगे। ओके, डू नॉट फॉरगेट नाइट्रोजन। वॉल्यूम ऑफ N2 एंड वॉल्यूम ऑफ O2 दोनों को कंसिडर करेंगे, प्लीज डू नॉट फॉरगेट नाइट्रोजन। अब अगर आपका पार्ट्स पर बिलियन दिया हुआ हो, ठीक है, क्या हो, अगर आपका पार्ट्स पर बिलियन दिया हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 10⁸, दैट्स इट। बस इतना ही करना है, उससे आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस। अब मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशंस, अगर हम लोग दो सोल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो उसका फाइनल मोलैरिटी जो है वो क्या आएगा, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो मैंने ना पहला सोल्यूशन लिया है, इसका जो मोलैरिटी है दैट इज़ M1, इसका वॉल्यूम है V1। ओके, मैंने दूसरा सोल्यूशन लिया है, इसका मोलैरिटी इज़ V2, मोलैरिटी इज़ M2, वॉल्यूम इज़ V2। ओके, अब टोटल मोलैरिटी अगर सोच लो कि मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है, मैंने ये फर्स्ट सोल्यूशन एंड सेकंड सोल्यूशन को आपस में मिक्स कर दिया है, एंड आई टेल यू टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सोल्यूशन मिक्सिंग के बाद। तो ये ना कभी ऐसे ट्रू नहीं होगा, टोटल मोलैरिटी इज नॉट इक्वल्स टू, इट इज नेवर इक्वल्स टू M1 + M2, नो। कैसे निकालोगे, टोटल मोलैरिटी इज नथिंग बट टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो यानी आप इसका सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, कैसे, M1 × V1 करके, उसके बाद इसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे M2 × V2 करके, उसके बाद आप दोनों का ऐड करोगे तो आपका टोटल मोल्स आ गया होगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम के लिए यू विल ऐड V1 + V2, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट टोटल मोलैरिटी। ओके, आई होप इतना क्लियर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं कंबशन की बात करती हूँ, एंड इफ़ आई हैव अ कंपाउंड, इफ़ आई हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे आई हैव कार्बन एंड आई हैव हाइड्रोजन, इसको मैं ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवा रही हूँ, ठीक है। कंबशन मतलब ही ऑक्सीजन के साथ बर्निंग। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CO2 एंड H2O, ठीक है। इफ़ इन एनी केस आई हैव एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स नाइट्रोजन ऑल्सो, तो मेरे पास ना प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ साथ ये नाइट्रोजन भी निकल के आएगा। ओके, नेक्स्ट इज परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड, ये रिलेटेड ना क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो परसेंटेज ईल्ड क्या है, इट इज़ द ऑब्जर्व्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपने किसी एक का सर्टेन अमाउंट आपने रिएक्ट किया, लाइक लेट अस सपोज आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया एंड यू गॉट 1 ग्राम ऑफ, लेट अस सपोज 4 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया एंड यू गॉट 4 ग्राम H2O, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये दिस इज नॉट नो वैल्यू, ये कुछ वैल्यू नहीं है। सो यू रिएक्टेड 2 ग्राम H2, यू गॉट 4 ग्राम H2O, लेकिन आना चाहिए था आपका 3 ग्राम, आना चाहिए था आपका 5 ग्राम, सॉरी। सो थियोरिटिकल वैल्यू क्या आना है, 5 ग्राम, और आपको मिला कितना, 4 ग्राम। तो आप क्या करोगे, जितना आया है डिवाइडेड बाय जितना आना चाहिए इंटू 100, दैट इज द परसेंटेज ईल्ड। ओके, नेक्स्ट इज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। सो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का ना दोनों टाइप होता है, एक होता है आइडोमेट्रिक, दूसरा है आइडीमेट्रिक। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आइडोमेट्रिक का मतलब क्या है, इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन करके मुझे ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ पता चलता है। ऑन कॉन्ट्रारी टू दैट, अगर मैं आइडीमेट्रिक टाइट्रेशन करूँ तो मुझे क्या पता चलता है, वी गेट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, वी गेट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं प्रोसीजर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का। सो यहाँ पे क्या होता है, सपोज आई हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, स्ट्रेंथ इज टू बी डिटरमाइंड, एंड आई रिएक्टेड विद, आई टाइट्रेटेड विद, एक्चुअली मैंने इसके साथ क्या टाइट्रेट करवाया, KI, और KI को मैंने एक्सेस में लिया है। ओके, सो आई हैव दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके साथ मैंने टाइट्रेशन किसका करवाया है, KI का, और KI को मैंने एक्सेस में लिया है। अब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना ये I- को I0 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रिड्यूस कर, ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, सो इट विल ऑक्सीडाइज इट टू I2, ठीक है, क्लियर है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग इट टू I2। अब ये I2 जो है, ये I2 के साथ ना हम सोडियम थायोसल्फेट का रिएक्शन करवाएंगे। नाउ यू नो I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, सो इट विल गेट कन्वर्टेड टू I-, दैट मीन्स दिस इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद को रिड्यूस कर रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये क्या करेगा, थायो को ये ऑक्सीडाइज करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इट टू Na2S4O6, और मेरे पास आ जाएगा NaI। यहाँ पे इंडिकेटर हम क्या यूज़ करेंगे, स्टार्च। जब पूरी तरीके से I2 हमारा खत्म हो जाएगा तब हमारा स्टार्च और ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। ओके, अब
यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे एंड वी विल फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या करेंगे? वी नो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ I2. ठीक है, इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू I2 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. ठीक है, अब I2 का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ निकल गया, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. तो I2 का जो स्ट्रेंथ है दैट कैन बी फाउंड आउट बाय दिस टाइट्रेशन. कैसे और क्यों? क्योंकि हमारे पास ना जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका स्ट्रेंथ हमें पता है. ठीक है, सो अगर हम टाइट्रेशन करेंगे तो हमें I2 का भी स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा. ठीक है, जैसे ही हमको I2 का स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, मुझे I2 का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो पता चल जाएगा. उससे मुझे I2 का स्ट्रेंथ अगर पता चल गया हो, देन आई कैन इजीली फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. राइट, ये I2 का स्ट्रेंथ मुझे पता चल गया है, तो मुझे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पता चल जाएगा. राइट, सो ऐसे ना हम स्ट्रेंथ निकालते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. सो अगर हम क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट इज excess Ki is used to make sure that I2 liberated does not go out of the solution. तो यहाँ पे हम excess Ki हम लोग ने यूज़ क्यों किया था? देखो I2 जो होता है ना दैट इज़ इन गैशियस फॉर्म. तो जैसे आप I2 का Ki का रिएक्शन करवा रहे हो विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू I2 एंड I2 इज़ इन गैशियस फॉर्म. तो वो ना सिस्टम से बाहर निकल जाएगा. नाउ टू मेक श्योर कि कोई भी I2 सिस्टम से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर आपका कोई भी I2 सिस्टम से बाहर निकल गया, ठीक है, तो आपका ये जो I2 का आप जो टाइट्रेट करोगे ये I2 का स्ट्रेंथ अलग आएगा. एज अ रिजल्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ भी अलग आएगा. एज अ रिजल्ट एरर आ जाएगा. तो एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा I2 सिस्टम में ही रहे ज़्यादा से ज़्यादा. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक्सेस Ki को यूज़ करते हैं. Ki का I माइनस रिएक्ट्स विद I2 टू फॉर्म I3 माइनस, और ऐसे करके ये I2 को ट्रैप करके रख देता है. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए iodometric titration के लिए. Now I have iodometric titration. So this is determination of strength of reducing agent. ये reducing agent का strength को determine करता है. Now what happens is हम पहले क्या करते हैं? We take a reducing agent and we treat it with excess I2. ठीक है, reducing agent लिया हमने उसे I2 के साथ treat करवाया. अब reducing agent क्या कर देगा? I2 को I माइनस में भेज देगा. It will reduce I2. फाइन, ठीक है. अब हमने क्या किया? हमने ना ये I2 को एक्सेस में लिया है, बहुत ज़्यादा लिया है. तो रेड्यूसिंग एजेंट का क्वांटिटी तो लिमिटेड है. तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? जितना रेड्यूसिंग एजेंट है ये उतना I2 को तो I माइनस में पहुंचा देगा. लेकिन उसके बाद भी हमारे पास कुछ I2 ना बच जाएगा. I2 रिमेन्स. क्यों? क्योंकि मैंने I2 ना एक्सेस में लिया है, तो कुछ अमाउंट ऑफ I2 तो बच जाएगा. अब ये रिमेनिंग I2 को हम क्या करेंगे? वी विल टाइट्रेट इट विद सोडियम थायोसल्फेट अगेन. अब रिमेनिंग I2 को जैसे ही हम सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं, मुझे पता चल जाएगा ये रिमेनिंग I2 का कॉन्सेंट्रेशन. रिमेनिंग I2 का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा. इसका मतलब मुझे रिमेनिंग I2 का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो पता चल जाएगा. ठीक है, रिमेनिंग I2 का पता चल गया एंड हमने ना क्या किया है? ये I2 को हमने लिया है, खुद से बना के लिया है. तो ये टोटल I2 का भी हमें पता है. ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? टोटल I2 के ग्राम इक्विवेलेंट के साथ वी विल जस्ट सब्सट्रैक्ट इस रिमेनिंग I2 का ग्राम इक्विवेलेंट. जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी द I2 विच हैज़ बिन रिएक्टेड. ठीक है, जो I2 रिएक्ट हो गया है. ठीक है, अब जितना ग्राम इक्विवेलेंट I2 रिएक्ट हो गया है दैट विल बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. सो ऐसे ना हम रिड्यूसिंग एजेंट का जो कंसंट्रेशन है, जो ग्राम इक्विवेलेंट है, वो निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक टाइट्रेशन. अब देखो यहाँ पे क्या है? आई हैव दिस रिड्यूसिंग एजेंट एंड आई हैव I2. आई हैव टेकन दैट इन एक्सेस, और इसका ना कंसंट्रेशन हमें पता है क्योंकि ये हम लोग ने खुद बनाया है. ठीक है, अब ये रिएक्ट करके एक साथ I माइनस बनाता है. अब देखना ये है कि इसमें ना थोड़ा सा रह जाता है, थोड़ा सा रिमेन रह जाता है I2 का. अभी भी यहाँ पे कुछ रिमेनिंग I2 है, तो इसके साथ हम Na2S2O3 को टाइट्रेट करवाते हैं. व्हाट वी गेट इज Na2S4O6 एंड NaI. इंडिकेटर का यूज़ करते हैं? अगेन स्टार्च. सो क्या होता है? वी कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन. N इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I2, टोटल इक्विवेलेंट ऑफ I2 विल बी इक्वल टू नथिंग बट रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट प्लस थायोसल्फेट का ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, ये और क्लियर हो जाएगा व्हेन वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ओके, सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? सो ये ना स्पेसिफिकली H2O2 के लिए ही यूज़ किया जाता है. तो अब हम देखते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ है क्या. सोचो
तुम्हारे पास ऐसे दिया हुआ है दैट 20VH2O2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 डिकम्पोजिशन के बाद 20 ml या 20 वॉल्यूम ऑफ O2 को प्रोड्यूस करता है। यानी आई कैन से कि 1 लीटर ऑफ H2O2, 1 लीटर H2O2 प्रोड्यूसेस 20 लीटर O2। इसका मतलब है 20VH2O2। समझ में आ गया होगा? ठीक है, देखो H2O2 ना डिकम्पोजिशन कैसे होता है, 2 moles of H2O2 decomposes to 2 moles of H2O and 1 mole of O2। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। इसको ना इग्नोर करना, ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इफ आई कैन ऑल्सो राइट दिस रिएक्शन दिस वे कि 1 मोल ऑफ H2O2 रिएक्ट्स टू गिव 1 मोल ऑफ H2O एंड हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट आई नो इज कि 1 मोल ऑफ O2 क्या है, STP में क्या है 22.4 लीटर वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पे हाफ O2 बन रहा है, तो हाफ O2 का वॉल्यूम कितना होगा 11.2 लीटर। ठीक है, अब ऐसे सोच लो, मैंने ना H2O2 लिया है एंड उसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर, यानी उसका मोलारिटी है 1। तो इसका मतलब 1 मोलर H2O2 मतलब क्या होता है, 1 लीटर H2O2 में देर आर m मोल्स H2O2। ओके, अब जब हम इस 1 लीटर को डिकम्पोज करते हैं, जब हम इस 1 लीटर को डिकम्पोज करते हैं, तब ये m मोल्स H2O2 से कितना बनता है, m/2 मोल्स O2। ठीक है, अगर 1 मोल H2O2 से हाफ मोल O2 बनता है, देन इट इज़ वेरी ऑब्वियस m मोल H2O2 से कितना मोल O2 बनेगा, m/2, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे बना m/2 O2। अब ये ध्यान से देखना, 1 मोल O2 का जो वॉल्यूम है दैट इज 22.4, दैट मीन्स m/2 मोल्स O2 का वॉल्यूम कितना होगा 11.2 इंटू m। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, लाइक 22.4 इंटू m/2। अगर आप कैलकुलेट करोगे देन इट विल कम आउट एज 11.2 इंटू m। ठीक है, अब देखो ध्यान से, व्हाट इज दिस m/2 मोल्स ऑफ O2? ये मतलब क्या है, m/2 मोल्स ऑफ O2 का मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या था, अगर आई राइट 20V, इट इज नथिंग बट 1 वॉल्यूम H2O2 से कितना वॉल्यूम, इससे कितना वॉल्यूम O2 बन रहा है, दिस इज दैट। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी इक्वल्स टू 11.2 इंटू m। ओके, अब अगर मुझे, तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है लाइक सपोज H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज गिवन एज 11 एंड यू नीड टू फाइंड आउट द मोलारिटी ऑफ इट, तो आप क्या कर दोगे, आप सिंपली ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो दिया हुआ है 11V, आप उसके साथ 11.2 को डिवाइड कर दोगे, जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मोलारिटी ऑफ H2O2। ठीक है, इसको ना याद रख लेना। नेक्स्ट है, अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है H2O2 का एंड आई नीड टू फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2, तो हमें क्या करना है, हमें देखो H2O2 के लिए आई हैव टोल्ड यू दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इसका जो n फैक्टर होता है दैट इज 2। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 11.2 को आई कैन राइट इट दिस वे 5.6 इंटू 2 इंटू m। नाउ 2 यहाँ पे क्या है n फैक्टर, सो आई कैन राइट इट एज n फैक्टर क्योंकि ये n फैक्टर है H2O2 का। अब क्या है, मोलारिटी ऑफ H2O2 इंटू n फैक्टर ऑफ H2O2 गिव्स यू नथिंग बट नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। आई हैव डिस्कस दिस, सो आई कैन राइट 5.6 इंटू n। सो यानी अगर मेरे पास कोई भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ H2O2 का, लाइक सपोज 10V H2O2 दिया हुआ है, देन इफ आई जस्ट सिंपली डिवाइड इट बाय 5.6 आई विल गेट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2। ठीक है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये वाला जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, आई हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट फिर से आता है, लाइक आई हैव HCN। ठीक है, HCN। अब यहाँ पे हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 3 है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड नाइट्रोजन का यहाँ पे -3 है एंड कार्बन का +3 है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए ना कार्बन में कितना आ रहा है +3, नाइट्रोजन का सबसे पहले तो -3 होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ने +3 ले लिया, कार्बन में कितना आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए इट इज़ कमिंग आउट टू बी एस +3। एक सेकेंड रुकना, ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन का मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है +3, दिस इज नॉट गोइंग टू बी +3। देखो क्या होता है, ये 3 बॉन्ड की वजह से कार्बन में क्या आता है +3, नाइट्रोजन में आता है -3, लेकिन क्या होता है,
यहाँ पे ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कार्बन हाइड्रोजन में आ जाता है +1, कार्बन में आ जाता है -1. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस इज +2 एंड नॉट +3. ओके, सो प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक. PDF में मैं करेक्ट कर दूँगी. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे आई हैव HNC. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ऑल द बॉन्ड्स आर कोवैलेंट अपार्ट फ्रॉम द सिंगल बॉन्ड. ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आई कैन राइट इट एज प्लस एंड माइनस. ठीक है, बस ऐसे याद रखना. अब हम नॉर्मली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. सो दिस इज +1. नाइट्रोजन के लिए आई विल हैव -4. इस बॉन्ड की वजह से 1 माइनस और इसकी वजह से 3 माइनस, सो इट इज -4. कार्बन के लिए आई विल हैव +3. ठीक है, क्लियर है. देखो, नाइट्रोजन के लिए आई विल हैव -4, हाइड्रोजन के लिए +1, कार्बन के लिए +3. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से एक चार्ज था, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, कार्बन रिसीव कर रहा है. तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आएगा एक प्लस चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा एक माइनस चार्ज. तो अब ना ये प्लस चार्ज को हम यहाँ पे +1 कर देंगे, यहाँ पे -1 कर देंगे. सो -4 + 1 विल गिव यू -3. सो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +3 - 1 विल गिव यू +2. ठीक है, आई होप दिस क्लियर. ये क्लियर है. अच्छा, अब आगे ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेट अस सी दैट. सो हमारे पास है वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2. बस सिंपल है, इसे याद रखना है. दिस इज वेपर डेंसिटी. मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है? इट इज 2. सो वेपर डेंसिटी VD इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, इसे याद रखना है, कभी कभी आ जाता है. फाइन. नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट. अब ना ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये क्या करता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो आपने काफ़ी बार क्वेश्चंस में देखा होगा, लाइक आई हैव दिस 1 ग्राम H2 एंड 1 ग्राम Cl2. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? मतलब यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे वो देखने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, कौन सा है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? इट इज़ द रिएजेंट विच गवर्न्स द प्रोडक्ट अमाउंट. कितना प्रोडक्ट बनेगा वो जिस रिएजेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू. मुझे बनाना है 1 ग्लास जूस. ठीक है, अब मेरे पास है 1 ग्लास वाटर और मेरे पास है 1000 kg शुगर. सो आई हैव 1 ग्लास वाटर एंड आई हैव 1000 kg शुगर. अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ जूस बनेगा? ऑब्वियसली मैं ऐसे नहीं बोल सकती ना कि 1000 kg शुगर है, इसका मतलब 15 ग्लासेस ऑफ जूसेस बन जाएंगे या 100 ग्लासेस ऑफ जूसेस बन जाएंगे. नो, बिकॉज आई हैव ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर. तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो सबसे कम जो आपका रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट आपका कम अमाउंट में है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा. सो 1 ग्लास वाटर है, चाहे आप कितना भी शुगर ले लो, आपका जो जूस बनेगा दैट इज ओनली गोइंग टू बी ऑफ 1 ग्लास. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना. ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्लास वाटर बिकम्स द लिमिटिंग रिएजेंट. आई होप इतना तक क्लियर है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना आई हैव H2 + Cl2, इट इज़ गिविंग यू HCl. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम, क्लोरीन इज़ ऑल्सो 1 ग्राम. और मुझे क्या पता है कि 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ Cl2 टू गिव 2 HCl. ओके, अब हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो इसका ना हम मोल निकालेंगे. सो 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के केस में 1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे एक जगह आते हैं 1/2, दूसरी जगह आते हैं 1/35.5 × 2. अब देख के पता चल रहा है दैट दिस इज द स्मॉलर वन. ठीक है, ये छोटा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, क्लियर है. यहाँ पे क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ क्लोरीन. ठीक है, ये क्लियर हो गया. तो आगे देखो, आगे ये वाला भी बहुत सिंपल है. लाइक सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है दैट आई हैव 0.5 मोल्स BaCl2 एंड 0.2 मोल्स Na3PO4. तो सबसे पहले ना हमें BaCl2 और Na3PO4 का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखना है. ठीक है, आफ्टर राइटिंग दैट आई लाइक यहाँ पे आई हैव 3 मोल्स ऑफ BaCl2. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 0.5 मोल्स BaCl2 है उसके साथ ना हम जितना चाहिए दैट इज़ 3 उसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.166. यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास है 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 और यहाँ पे हमें कितना चाहिए 2, तो हम 0.2 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे BaCl2 के केस में हमारा जो डिवीजन के बाद आ रहा है दैट इज 0.166
और यहाँ पे Na3PO4 के केस में व्हाट आई एम गेटिंग इज 0.1. अब यहाँ पे छोटा कौन सा है, छोटा इज ऑब्वियसली 0.1. सो 0.1 का ये जो है दैट इज Na3PO4, ये छोटा होने के नाते ये क्या हो जाता है, दिस बिकम्स योर लिमिटिंग रिएजेंट. ओके, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ Na3PO4. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस ऑन दिस. सो उसके बाद ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, जितना भी डाउट्स है आप लोगों का. फॉर नाउ जस्ट नो कि क्या होता है, कैसे होता है, नो द फॉर्मूलाज. ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये चीज़ को काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन जैम 2022 देयर वर 2 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड ऑन दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, तो अब हमें ये देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना है. नाउ ऑल नॉन डिजिट जीरोज आर सिग्निफिकेंट. सारे जितने भी सारे नॉन डिजिट जीरोज है ऑल आर गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट. ओके, लाइक आई हैव 9925. यहाँ पे कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4. यहाँ पे आई हैव 0.23 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2. नॉन जीरो डिजिट को मैंने बोला है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या है, इन डेसिमल जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे मेरे पास 2 डेसिमल है. अब यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट कहाँ पे होता है, ये 2 से. सो इसके पहले जो भी जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है. तो ये जो पहला वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आई हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आई हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3, रूल नंबर 3, दैट इज जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. अब सोच लो मेरे पास ये नंबर है 90006. सो यहाँ पे 9 इज अ नॉन जीरो डिजिट, 6 इज अ नॉन जीरो डिजिट, तो बीच में जो भी जीरो लाई करता है ना, ऑल दीज आर सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज नथिंग बट 5. ओके, नेक्स्ट इज इन डेसिमल नंबर ऑफ जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. मतलब अब यहाँ पे ट्विस्ट देखो, ये हमारा नंबर दिया हुआ है, अब डेसिमल है ये. अब डेसिमल का नॉन जीरो डिजिट इज 2 और 3, लेकिन उसके बाद मेरे पास 2 जीरोज है, तो ये 2 जीरोज भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे. सो मार्क द पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4. ठीक है, ये दोनों को ध्यान में रखना. ठीक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है. तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ, 4 हुआ. ओके, नाउ सपोज मेरे पास क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है 100 का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ओनली 1, क्योंकि यहाँ का जो नॉन जीरो जो डिजिट है ओनली दैट इज काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स. जो जीरो डिजिट है हम लोग उसे काउंट नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू 100.0. अब देखो पॉइंट के बाद अगर मेरा जीरो हो ना, पॉइंट के बाद अगर जीरो हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं हो, तो ये जीरो ना सिग्निफिकेंट बन जाता है. सो 10 क्या है, हमारा ये जो 100 है इसमें कितने सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आई हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इफ आई राइट 100.00, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है. ठीक है, इतना तक क्लियर है. अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है 2 × 10⁻², तो जो 10 के एक्सपोनेंट में है ना, हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करते हैं. एज अ रिजल्ट यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1. अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इज द एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23. सो 10 टू द पावर में जो है वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर इज गोइंग टू बी जस्ट 4. ठीक है, और दूसरा 2 टॉपिक बचा है, लाइक एडिशन. एडिशन के केस में क्या होता है, लाइक आई हैव बीन गिवन 8.1 प्लस 2.004. तो इसमें बोलना पड़ेगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है. तो कैसे बोलेंगे हम, ये 8.1 जो है ना, देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर इज 2 एंड इसका सिग्निफिकेंट फिगर इज 4. कौन सा वाला स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 2. सो इसका सिग्निफिकेंट फिगर एंटायर सम का हो जाएगा आपका 2. ओके, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है दोनों जो दिया हुआ है दोनों नंबर में से सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर किसका है. जिसका छोटा सिग्निफिकेंट फिगर है वही हो जाएगा आपका पूरे जो एडिशन का सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे. मल्टीप्लिकेशन में क्या है, अगर हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया गया है, देन आई हैव 8.1 एंड 2.004. दिस इज सेम एज एडिशन. आपको देखना है किसका सिग्निफिकेंट फिगर छोटा है. जिसका सिग्निफिकेंट फिगर छोटा है वही इस पूरे प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया, इट इज नॉट एक्चुअली स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को हमें देखना है. ओके, सो दैट वाज इट. This was kind of a crash course of redox and mole concept. कोई भी डाउट होगा then feel free to ask in the comment section, feel free to say anything in the comment section. And अगर आपको ये helpful लगे then please share it with your friends and also with your juniors. And I'll be bringing such short notes and discussion on short notes on more such topics. और इससे related मैं काफ़ी questions भी करवाऊँगी. ओके, जितने भी सारे important questions है और PYQs जो है I'll do that. I'll come up with the video very soon. Okay, thank you so much.